बजटिंग हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। इस पे कुछ इंट्रोडक्टरी जो डिस्कशन थी वो हमने लास्ट क्लास में की थी। आज इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को फोरकास्ट को कहा जाएगा, एस्टिमेट को कहा जाएगा, बट दैट प्लान मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन क्वान्टिफाइबल टर्म्स। वो क्वांटिटी ऑफ मनी भी हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स भी हो सकती है। तो कोई भी प्लान या फोरकास्ट विच कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, हम उसको बजट का नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बजट कैसे बनते हैं, अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करें या तो बजट्स किस तरीके से बनते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बजट्स का और कौन कौन से बजट्स बनते हैं, और thirdly कैसे वो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और फोर्थली अल्टीमेटली उन बजट्स का ऑब्जेक्टिव अगर परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना है, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना है, तो हाउ दोज बजट्स विल बी गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। मैं एक स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आई होप स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। ये कुछ फ्लो है बजटिंग का जो मैंने आपके सामने। जी सलमान साहब, फोरकास्ट बजट हो सकता है या नहीं, सवाल आपका ये है। अगर हो सकता है तो पहली बात, कोई भी प्लान, कोई भी फोरकास्ट, कोई भी जो आपका एस्टिमेट है वो बजट कहला सकता है। कब? जब उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके। सो एनी प्लान, एनी एस्टिमेट, एनी फोरकास्ट विच कैन बी क्वांटिफाइड, उसे हम बजट का नाम देते हैं। फोरकास्ट हमारी ये है कि आइंदा आने वाले पीरियड के अंदर बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो 1 लाख रुपया होगा। तो दिस इज़ अ फोरकास्ट, दिस इज़ अ फोरकास्ट। तो ये फोरकास्ट हमने क्वांटिफाई कर लिया कि कितना होगा। आइंदा आने वाले पीरियड में बिज़नेस की सेल पिछले साल से ज़्यादा होगी, तो ये फोरकास्ट तो ज़रूर है लेकिन ये बजट नहीं है। आइंदा आने वाले पीरियड में बिज़नेस की सेल्स 1 लाख रुपया होगी, तो वो जो ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी या इन टोटल कितनी होगी, अगर आप इसको क्वांटिफाई कर लेंगे तो ये फिर फोरकास्ट है, बजट के ज़िम्मे में आता है, अदरवाइज़ नहीं। आई होप समझ आ गई होगी। जी, सो ऑर्गेनाइजेशन का जो बजटिंग प्रोसेस है वो इनफैक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, वो सबसे टॉप पे मैंने लिखा है। बिज़नेस का जो ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी जो टारगेट है या प्रॉफिट गोल है, वो बिगिनिंग या स्टार्टिंग बेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का बजटिंग प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। सो वट एवर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अर्न, क्या बिज़नेस मैक्सिमम अर्न करना चाहता है, उसी की बुनियाद पे सारे प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। तो बिगिनिंग पॉइंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट गोल होता है। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू, मैक्सिमम की बात नहीं होती, और मैं मिनिमम प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम अगर हमें पता होगा तो फिर हम मैक्सिमम कितना अर्न करना चाहते हैं हम उसको प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है कम से कम वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अगर आप रिप्रेजेंट कर सकें बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टेड है, अगर वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना किया जाए तो दैट कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, और कुछ नहीं तो आप बैंक में रख सकते हैं और बैंक से आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। सो वट एवर यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट वाइल इन्वेस्टिंग दैट मनी नॉट इन द बिजनेस बाय बट समवेयर एल्स, तो वट एवर रिटर्न यू कैन अर्न, उतना ही कम से कम आप इस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करके कमाना चाहेंगे। तो ये प्रॉफिट की बॉटम लाइन होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन के साथ तो नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू अचीव प्रॉफिट टारगेट। अगर हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये मैक्सिमाइज़ करने वाला जो प्रॉफिट है इसको हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तो हमारा बजट बनेगा, तो हमारा वो फोरकास्ट या प्लान जो है वो एग्जीक्यूटेबल होगा। मैक्सिमाइज़ करना है तो मैक्सिमाइज़ करने से मुराद क्या होगा, पहले इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। सो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने कहीं पे ये पढ़ा हो कि गोल सेटिंग की थेरीज़ होती हैं, तो गोल कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, गोल के लिए आमतौर पे एक मेजर यूज़ किया जाता है जिसे आप स्मार्ट कहते हैं। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। सो गोल मेरा ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैक्सिमाइज़ करना इज़ नॉट स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक मीन्स कितना अमाउंट डिफ़ाइन करें। The goal must be specific.
स्मार्ट में पहला वर्ड, ये एब्रीवेशन है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर SMART, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। सेकंड है जी गोल मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा गोल जो मेजरेबल ना हो वो कोई गोल नहीं होता। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, अटेनेबल। ऐसा गोल होना चाहिए जो इम्पॉसिबल टू अचीव हो, तो जवाब नहीं है। गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसा गोल जो अचीव किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, इम्पॉसिबल टू अचीव गोल्स को गोल नहीं कहा जाता। फॉर एग्जांपल, एक रेडी पे फल बेचने वाला है, वो ये कह रहा है कि आई वांट टू अर्न 100,000 या 1 बिलियन रुपीस प्रॉफिट इन अ डे। तो ये गोल ज़रूर आप कह रहे हैं, लेकिन ये गोल इनफैक्ट अटेनेबल नहीं है। तो ऐसा गोल जो अटेनेबल ही ना हो, जो अचीवेबल ना हो, तो उसे टेक्निकली गोल नहीं कहा जाता। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, वो गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ये जो गोल अभी मैंने बोला है कि एक फ्रूट सेलर है जो रेडी पे फल बेच रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसका गोल जो है वो अगर 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना है इन अ डे, तो शायद वो ना तो अटेनेबल है और ना ही शायद वो रियलिस्टिक है। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो, मेजरेबल हो। ठीक है जी। और इसके अलावा लास्ट में गोल होना चाहिए, टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। गोल ऐसा होना चाहिए जो टाइम बाउंड हो। मैंने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो कब कमाना है, कब तक कमाना है, उसका पीरियड क्या है, क्या वो एक डे में कमाना है, एक मंथ में, 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में, वट एवर द टाइम पीरियड इज देयर, दैट नीड टू बी डिफाइंड क्लियरली। तो अगर आप वो क्लैरिटी से डिफाइन करेंगे गोल को, तो उसी की बुनियाद पे फिर आप सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बीइंग अकाउंटेंट्स अगर जिक्र करें, तो अकाउंटेंट सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट को, जो कि मैनेजमेंट की 3 लेयर्स हैं। टॉप मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट है। जो टॉप टीयर या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है, वो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट गोल्स को डिफाइन करती है। प्रॉफिट गोल क्या होना चाहिए, और इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वो बॉटम लाइन नहीं डिफाइन किया जाता। बॉटम लाइन तो हमें पता है कि मिनिमम हमने उतना ज़रूर अर्न करना है, उतने फंड्स की कॉस्ट जो हम बियर कर रहे हैं, हमने उतना मिनिमम ज़रूर अर्न करना है, फाइन। लेकिन उतना अर्न कर लेने के बाद वट एवर वी वॉन्ट टू अर्न, एक टारगेट डिफाइन करेंगे, तो आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करेंगे। तो वो जो आप टारगेट अपर लिमिट डिफाइन करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो, जो टाइम बाउंड हो। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत है पहले। जी, तो बात ये हो रही है कि प्रॉफिट गोल जो है वो डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रोल प्ले करती है। टॉप मैनेजमेंट वो डिफाइन करती है गोल को, और गोल अगेन इन्हीं फीचर्स, इन्हीं पैरामीटर्स की बुनियाद पर डिफाइन किया जाता है कि बिजनेस का साइज़ क्या है, अकॉर्डिंगली क्या अर्न किया जा सकता है। ऐसा गोल होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो, और ऐसा गोल जो आसानी से अचीव हो जाए, ये गोल भी गोल नहीं कहलाता। गोल ना तो आसानी से अचीवेबल होना चाहिए, ना गोल ऐसा होना चाहिए विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। यू शुड हैव अ चैलेंजिंग गोल, एक चैलेंजिंग गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई होप समझ आ रही होगी बात। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट गोल है, ये टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर अगली बात स्टार्ट होती है कि अगर आपने प्रॉफिट गोल डिफाइन कर लिया, तो उस प्रॉफिट गोल को अचीव करने के लिए यू नीड टू सेल समथिंग। आपको चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। कितनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, कितनी चीज़ें बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट गोल अचीव होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू डिटरमिन दैट।
तो अगर आप पहले वो प्रॉफिट गोल डिफाइन करते हैं तो उसकी बुनियाद पे डिसाइड करेंगे कि अगर ये प्रॉफिट गोल अचीव करना है तो उस प्रॉफिट गोल को अचीव करने के लिए हमें कितनी चीज़ें सेल करनी है, कितनी कमोडिटीज सेल करनी है, क्या रेवेन्यू जनरेट करना है। तो सेल्स का जो बजट बनेगा ये डिपेंड करेगा ऑन द प्रॉफिट गोल। ये जो आपको सब सेट नज़र आ रहे हैं ये डिपेंडेंसी को डिनोट कर रहे हैं। प्रॉफिट गोल की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स और कॉस्ट सेल बजट बनाया जाएगा। वंस सेल्स बजट इज़ बीइंग फाइनलाइज्ड कि हमने इस प्रॉफिट गोल को अचीव करने के लिए इतनी चीज़ें सेल करनी है, तो वी नीड टू डिफाइन कि अगर इतनी सेल करनी है तो फिर हमें प्रोड्यूस भी करना पड़ेंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर अपने सेल टारगेट को अचीव करना चाहता है टू अचीव द प्रॉफिट टारगेट, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी चीज़ें प्रोड्यूस भी करना पड़ेंगी। सो वट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस इज़ डिपेंडेंट अपॉन सेल्स बजट। सो अगर आपने सेल्स बजट की बुनियाद पर प्रोडक्शन डिफाइन कर ली, टारगेट कर ली कि इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, एंड देन यू नीड टू डिफाइन अनदर थिंग कि अगर आपने ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। आपको मटेरियल भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको ओवरहेड भी चाहिए। तो आप मटेरियल का बजट भी बनाएंगे, लेबर का बजट भी बनाएंगे, ओवरहेड का बजट भी बनाएंगे। यू नीड टू प्लान मटेरियल, यू नीड टू प्लान लेबर, यू नीड टू प्लान ओवरहेड्स। आप ये प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे ये बजट्स प्रिपेयर करेंगे। सो बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन बजट यू नीड टू प्रिपेयर मटेरियल यूजेज बजट। कितना यूज़ होगा मटेरियल फॉर द सेक ऑफ दैट प्रोडक्शन। अगर एक चीज़ बनानी है और 2 kg मटेरियल लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो टोटल जितने यूनिट्स आपने प्लान किया बनाने उसके लिए उतना मटेरियल भी आपका यूज़ होगा। तो यू नीड टू डिफाइन मटेरियल यूजेज बजट। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन बजट पे। मैं बार बार वाज़ेह कर रहा हूँ, ये डिपेंडेंसी को शो करता है। प्रॉफिट गोल जो है इसकी बुनियाद पे सेल्स बजट होगा और सेल्स बजट की बुनियाद पे प्रोडक्शन बजट होगा और प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे मटेरियल का बजट भी होगा, लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी। तो मटेरियल परचेज बजट जो है वो मटेरियल यूजेज की बुनियाद पे अगला हम फैसला करेंगे। अगर यूज़ होना डिफाइन हो जाए, प्लान करें कितना यूज़ होगा, तो उसकी बुनियाद पे हम ये भी फैसला करेंगे मटेरियल परचेज कितना किया जाएगा। मटेरियल परचेज कितना किया जाएगा ये डिसाइड करेंगे हम क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी कि कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी और इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे हमें। सो हाउ मच मनी वी आर इन नीड ऑफ टू परचेज दैट रॉ मटेरियल। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन बजट डिफाइंड है कि हमने 10,000 5,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच लेबर बजट इज़ देयर। तो लेबर बजट में 2 बजट्स बना रहे हैं हम। लेबर टाइम का बजट बनेगा, कितना लेबर टाइम रिक्वायर्ड है, और इसी लेबर टाइम के बजट की बुनियाद पे हम कॉस्ट का बजट भी बनाएंगे। अगर इतने आवर्स लगेंगे तो उतने आवर्स के लिए वर्कर्स को पैसे भी देने पड़ेंगे। लाइकवाइज अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल के अलावा, लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड, ये मटेरियल यूजर जब हम बात कर रहे होते हैं जनरली हम डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का बजट भी बनेगा और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर यू हैव सीन इन द पास्ट कि 2 तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू डिफाइन कि वेरिएबल ओवरहेड बजट कितना है और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना बजट होगा, आप इसको भी डिफाइन करेंगे। सो बेस्ड अपॉन जो बेस्ड अपॉन जो सेल्स है, इस सेल्स बजट की बुनियाद पे प्रोडक्शन बना था और इस सेल बजट की बुनियाद पे ही आप देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट बनेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे, यू नीड टू प्लान देम ऑल्सो। तो जब आप ये सारा प्लान कर लेते हैं तो आप बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। यानी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह बजटेड माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो बजटेड एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे। यू कैन कम अप विद बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसी तरह से फिर आगे बैलेंस शीट को भी प्रोडक्ट या बजट किया जा सकता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम के तमाम ये बजट्स बनाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज अ मास्टर बजट विच इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशनल बजट्स, जिसमें तमाम के तमाम बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए बजट शामिल हैं। तो ये मुख्तलिफ बजट्स हैं जो हमने बनाने हैं। हम ये बात जहन में नशीन कर लेंगे, जो प्रॉफिट गोल है ये इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, एंड बेस्ड अपॉन दैट प्रॉफिट गोल सेल्स का जो फोरकास्ट है, सेल्स का जो बजट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है।
लेकिन ये सेल्स का जो बजट या फोरकास्ट होता है ये बेस करता है यूजुअली मार्केट सर्विस पे भी। देखिए, एक प्रोडक्ट मार्केट में नई लॉन्च हुई है किसी भी कंपनी की, तो अगर मैं और आप नहीं जानते कि वो प्रोडक्ट कितनी बिकेगी, वो इस वजह से शायद हम उस कंपनी के साथ, उन प्रोडक्ट मार्केट के साथ इन टच नहीं है। बट अगर जनरली देखें, जैसे हमारे यहाँ कुछ मोबाइल फ़ोन मॉडल्स होते हैं, अभी वो कंपनी एडवर्टीज़मेंट दे रही है कि ये लॉन्च होने जा रहा है, तो अगर आप देखें कि जहाँ पे ये मार्केट्स होती हैं मोबाइल फ़ोन्स की डिफरेंट सिटीज़ में, अगर आप वहाँ से जो पीपल हु आर डूइंग दैट बिजनेस, अगर आप उनसे इंक्वायर करें तो दे कैन लेट अस नो कि क्या वो कामयाब होगा मॉडल या कामयाब नहीं होगा। ये वो कैसे बता सकते हैं? उसके पीछे जो फैक्टर कार फरमा है वो ये है कि दे आर हैविंग नॉलेज अबाउट द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। द पीपल आर गोइंग टू यूज़ दैट मोबाइल फ़ोन, उनके बारे में उनको नो हाउ है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो वट एवर मॉडल इज़ बीइंग लॉन्च्ड, अगर उनके फीचर्स के बारे में उनको पता हो तो वो ये बता सकते हैं कि इट विल बी अ सक्सेस या ये कामयाब नहीं होगा। सो इसी तरह से हम मार्केट सर्वेज भी कंडक्ट करते हैं वाइल डिफाइनिंग अ सेल्स टारगेट। यानी हम जो मर्ज़ी कह लें कि 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है और उसके लिए हमें 10 लाख यूनिट बेचने हैं, तो ये 10 लाख यूनिट बेचना हमारे इख्तियार में तो नहीं होगा, या 1 लाख यूनिट बेचना या 10,000 यूनिट बेचना हमारे इख्तियार में नहीं है। तो हम मार्केट सर्वे भी करेंगे, अगर हमारी सेल्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो कम नज़र आ रही है और हम उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वी नीड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स का बजट साथ नहीं बना रहे, बल्कि शायद साथ हम सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट भी बना रहे हैं, दैट हाउ मच expenses will be required to be incurred to achieve that level of sales। तो सेल्स का बजट भी बनेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केट सर्विस के ज़रिए भी बनाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल जो हमारे सेल्स फोर्स है उनसे मशवरा लेके, उनसे गाइडेंस लेके भी बनाती है। बट दीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेटर ऑन तमाम के तमाम जो बजट्स हैं वो ऑपरेशनल लेवल के बजट्स हैं, वो लोग बनाते हैं, मैनेजमेंट उनको अप्रूव करती है, और देन अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद अल्टीमेटली उसके नतीजे में आप प्लान बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या वो प्लान्स, वो बजट्स को अचीव किया गया, परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव किया गया या नहीं किया गया। सो अभी तक जितना मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मे रेज दैट क्वेश्चन नाउ। अदरवाइज मैं कुछ जो बजट प्रिपेयर कैसे होंगे उस पर बात करना शुरू करूँगा जी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सो नो क्वेश्चन जी, ग्रेट। जी आई होप स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। मैंने कुछ स्क्रीन, जी सलमान साहब आपका सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास्टर। अच्छा सवाल है आपका, लेट मी शेयर इट विद यू। जी जी आई होप नज़र आ रहा होगा। देखिए, जब हम ये जितने बजट्स हमने बनाए हैं, इन तमाम बजट्स की बुनियाद पे हम ये बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर बजटेड बैलेंस शीट, तो शायद हमें कुछ और बजट्स भी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें एक कैश का बजट होता है जो हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है जी। आप बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को रिकॉल कर लें। जब हम कैश का बजट बनाते हैं तो टेक्निकली, अब आप समझेंगे तो शायद आपको समझ आए कि जब हम सेल्स का बजट बना रहे होंगे तो हम सेल्स के साथ साथ रिसीवेबल्स का बजट भी बना रहे होंगे। मीन हाउ मच विल बी द कैश सेल्स एंड हाउ मच विल बी द क्रेडिट सेल्स। इसी तरह से जब आप प्रोडक्शन का बजट बना रहे होंगे, कितने प्रोड्यूस करने हैं, तो शायद हम इन्वेंट्री का बजट भी साथ बना रहे हों, तो वो बजट भी हमारे साथ बन रहा होगा। इसी तरह जब हम परचेज़ का बजट बना रहे होंगे तो हम पेएबल्स का बजट भी बना रहे होंगे,
तो टेक्निकली ऊपर वाले बजट्स के अंदर हमारे रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेएबल्स के बजट भी बन जाते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में एक एडिशनल बजट हमें बनाना पड़ेगा जिसे कैश बजट कहते हैं। इसके अलावा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, ये भी बनाया जाता है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है ये मास्टर बजट का पार्ट होता है जेंटलमैन, बिल्कुल होता है। लेकिन यूजुअली जो ऑपरेशनल लेवल के बजट्स हैं जिन्हें आप टेक्निकली रेलेवेंट 1 ईयर कहा जाता है, इनकी नतीजे में जितने आप बजट्स बनाते हैं, अगर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेते हैं और बजटेड बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, तो ये टेक्निकली मास्टर बजट कहलाता है। तो इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जाएंगे सिलेबस में वो कैश बजट तो पार्ट होगा, हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का कुछ हिस्सा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। जी कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सलमान साहब। ओके, तो मैं आपको बता चुका जी, जो पहले 2 बजट्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कैसे बनाते हैं। जी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है, इसकी डिपेंडेंसी मैंने वो ग्रामेटिकली भी आपको दिखा दी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर के कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमें पता हो कि हमने कितनी चीज़ें बेचनी है, तो जितनी चीज़ें बेचनी है इसी की बुनियाद पे हम ये तयन करेंगे। जी तो हम जितनी भी ये करेंगे बजट्स बनाएंगे, इनका इन्हिसार चूँकि हमने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सेल टारगेट होगा उसका इन्हिसार प्रॉफिट टारगेट पे है। तो प्रॉफिट टारगेट और सेल टारगेट्स जो होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो वंस इट इज़ डिसाइडेड, तो जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है उसके अनुसार इसी चीज़ पे कितनी सेल्स करनी है। तो ये फॉर्मली किस तरीके से बनाया जाता है, जितनी बजटेड सेल्स है, लेट्स सपोज हम 1 लाख यूनिट्स बना के बेचना चाहते हैं। अगर हम 1 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर हम 1 लाख बेचना चाहते हैं तो शायद हमें 1 लाख ही बनाने की भी ज़रूरत है। अगर हम बेचना चाहेंगे 1 लाख तो हमें कम से कम जो यूनिट्स बनाने चाहिए वो भी 1 लाख हैं। अगर 1 लाख बनाएंगे तो 1 लाख बेच पाएंगे, फाइन। अगर 1 लाख हम बनाएंगे तो ही हम 1 लाख यूनिट्स बेच पाएंगे। अगर 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे तो ही हम 1 लाख यूनिट्स बेच पाएंगे, सब्जेक्ट टू तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं जो हमारी मिनिमम प्रोडक्शन है, कम से कम हमें कितनी चीज़ें बनानी चाहिए जितनी हम बेचना चाहते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हम साल के एंड पे अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं कि अगर ये तो डिमांड है हमारी 1 लाख यूनिट्स की, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इससे ज़्यादा सेल हो जाए, हो सकता है इससे कम सेल हो जाए। So for the sake of cushion, for the sake of safety, शायद हम कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहते हैं, इन्वेंट्री में रखना चाहते हैं। हम फर्ज कर रहे हैं कि 20,000 यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं। तो 1 लाख हमें सेल करने के लिए बनाने हैं और 20,000 बचाने के लिए बनाने हैं। तो हम करेंगे क्या, जो हमारी बजटेड सेल्स है ये भी हमें बनानी पड़ेगी, जो 20,000 बचाने हैं हमने वो भी बनाने पड़ेंगे। तो हमें 1,20,000 यूनिट्स बनाने हैं। अगर बिज़नेस का पहला साल है, हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ ओपनिंग में, तो हमारे पास 1,20,000 यूनिट्स ही हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर इदारा ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, तो हो सकता है लास्ट पीरियड के एंड पे इदारे के पास कुछ चीज़ें बची पड़ी हों। तो हम अज्यूम करते हैं कि इदारे के पास स्टार्ट पे पिछले पीरियड के एंड पे 10,000 यूनिट्स बचे थे, जो इस पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री है। तो हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, 1 लाख हमारे पास मौजूद हमें सेल करने के लिए बनाने हैं, 20,000 हमें बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए बनाने हैं। तो 1,20,000 टोटल बनाने हैं। बट वट एवर इज़ विद अस ऑलरेडी, हम वो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमें इतने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ आई होगी अगर।
जी, तो मेरे ख्याल में अगर बात समझ आई है तो उसको आप में से कोई रिस्पॉन्ड कर दे। सो प्रोडक्शन बजट बनेगा बेस्ड अपॉन द बजटेड सेल्स, और जितनी सेल्स बजटेड हैं, ये हम क्वांटिटी की बात करें, अमाउंट की बात नहीं कर रहे। मेक इट श्योर हम ये सारी की सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी। और फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास क्वांटिटी हम केजीज़ में ले रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें हमें यूनिट्स इतने क्वांटिटी चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी यूनिट्स जो है हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जी, तो हम 1 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हैं। 1 लाख यूनिट्स के अलावा हमारे पास 20,000 यूनिट्स इन्वेंट्री में होने चाहिए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। तो 1,20,000 हमें टोटल बनाने चाहिए। बट इफ़ वी आर हैविंग ऑलरेडी समथिंग विद अस, तो उसमें से माइनस कर लें, 1,10,000 की प्रोडक्शन करनी होगी। ओके, अगर हमने प्रोडक्शन डिसाइड कर ली है, तो प्रोडक्शन की बुनियाद पे मैंने जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट शो किया था, अगर प्रोडक्शन करनी है इतनी, तो यू नीड मटेरियल, आपको मटेरियल भी चाहिए। तो आपको पहले मटेरियल यूजेज का बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल यूज़ कितना होगा, और मटेरियल यूज़ कितना होगा इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है। लॉजिकल सी बात है, जितनी प्रोडक्शन होनी है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा मटेरियल पर यूनिट से। जैसे हमारी एग्जांपल अब जो बनी है, इसमें 1,10,000 यूनिट्स हमने बनाने, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो मटेरियल नीडेड है पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि 5 केजी मटेरियल लगता है एक यूनिट बनाने के लिए। चलिए आसानी के लिए कर देते हैं जी, 2 केजीस मटेरियल लगता है फॉर 1 यूनिट। तो जो टोटल मटेरियल हमें चाहिए होगा वो 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जो टोटल हमें मटेरियल चाहिए वो 220 केजीस है। इतना मटेरियल आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास इतना मटेरियल अवेलेबल होगा तो ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप प्रोडक्शन आपके लिए 1,10,000 यूनिट्स की पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर आपने इतना मटेरियल यूज़ करना है तो यू नीड टू परचेज दिस मटेरियल। तो जो परचेज़ करना है मटेरियल, उसका इन्हिसार इसी चीज़ पे है कि आपने कितना यूज़ करना है। तो ये आपके सामने मटेरियल परचेज़ का बजट नज़र आ रहा है। हम कितना परचेज़ करेंगे इसका इन्हिसार जो होगा वो बजटेड मटेरियल यूजेज पे होगा। जितना मटेरियल यूज़ होना है, इसे हम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। हमारी एग्जांपल के मुताबिक 220,000 केजीस मटेरियल रिक्वायर्ड है। जी, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो इन केजीज़ हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 220,000 केजी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो बॉटम लाइन हमें 2,20,000 केजी ही मटेरियल ख़रीदना चाहिए। अगर हम 2,20,000 केजी मटेरियल ख़रीदेंगे तो ही जाके हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। लेकिन जो 2,20,000 केजी हम मटेरियल बाय करते हैं, इसमें से कुछ मटेरियल ख़राब भी हो सकता है, वेस्टेज भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ 2,20,000 ख़रीदेंगे तो वी माइट बी इन ट्रबल। तो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी अगेन कुशन के लिए हम कुछ ना कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम 25,000 केजी सेफ्टी के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, तो हमें 2,20,000 यूज़ करने के लिए ख़रीदना है, सेफ्टी के लिए 25,000 ख़रीदना है। तो वी नीड टू बाय 2,45,000 यूनिट्स फॉर 2,45,000 केजीज़। अगर इतना हमने मटेरियल यूज़ करना है, इतना एंडिंग इन्वेंट्री में रखना है, और बिगिनिंग इन्वेंट्री फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ज़ीरो है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ एंड पे, सॉरी बिगिनिंग में, तो इसका मतलब अब हमें जो बाय करना चाहिए वो ये 2,45,000 ही बाय करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल इन्वेंट्री में पड़ा हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं 15,000 केजी हमारे पास लास्ट ईयर के एंड पे बचा था और वो ओपनिंग इन्वेंट्री में अवेलेबल है,
हमें टोटल 2,30,000 kgs मटेरियल बाय करना चाहिए। सो ये है मटेरियल परचेज बजट, और ये हमने इन क्वांटिटी कैलकुलेट किया एंड हाउ मच क्वांटिटी वी आर नीडेड टू परचेज। आई होप समझ आ रहा होगा। मटेरियल परचेज बजट अगर क्वांटिटी में निकाला है तो मटेरियल परचेज बजट ये क्वांटिटी में है, इसको हम अमाउंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अगर हम अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, जितने हमारी बजटेड परचेजेस हैं इन क्वांटिटी, तो बजटेड परचेजेस हमने निकाली है क्वांटिटी में, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेट, मटेरियल रेट पर केजी, जितना पर केजी रेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 2,30,000 जैसे हमने कैलकुलेट किया, हमें मटेरियल बाय करना है, और ये मटेरियल बाय करना है हमने, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारा मटेरियल रेट पर केजी है, और हम फर्ज कर लेते हैं कि ₹10 जो है पर केजी हमारा रेट है, हमें पैसे चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 23 लाख रुपया आपको चाहिए होगा टू परचेज दिस मटेरियल। तो ये जो पैसे हैं अगर आपके पास होंगे तो जाके आप ये परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप परचेज नहीं कर सकेंगे। तो ये अमाउंट निकाली है हमने, बजट कितना पैसों में रिक्वायर्ड है, आपको कितने पैसे चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नॉट हैविंग दिस मच मनी तो आपको पैसे अरेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इतने पैसे आपके पास थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल ना हुए तो आप इतना मटेरियल बाय नहीं कर सकेंगे। अगर इतना बाय नहीं कर सकेंगे तो ये यूजेज को पूरा नहीं करेगा, यूजेज को पूरा नहीं करेगा तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और अगर प्रोडक्शन पॉसिबल ना होगी उतनी तो सेल्स उतनी नहीं होगी, और अगर सेल्स उतनी ना होगी तो आप प्रॉफिट टारगेट या गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। सो अगेन ये दोबारा सेल्स बजट की बुनियाद पे पहले हमने प्रोडक्शन बजट बनाया। प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल यूज़ करना है, तो मटेरियल यूज़ करना कितना है वो बनाया, यूज़ कितना करना है उसकी बुनियाद पे हमने मटेरियल परचेज़ का बजट बनाया, क्वांटिटी में और अमाउंट में भी बनाया। अब बारी है लेबर की, और अगर हम लेबर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें पहले लेबर टाइम का बजट बनाना है। एनएसआर इसका बजटेड प्रोडक्शन पे है, जैसे हमारी एग्जांपल में मौजूद है कि 1,10,000 यूनिट्स हमने बनाने हैं, और इन 1,10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए लेबर का एक यूनिट बनाने के लिए, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि 2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो हाउ मच आवर्स, चलें थोड़ा सा 2.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। तो हमें टोटल कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 2,75,000 आवर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द थिंग्स। इतनी चीज़ें बनाने के लिए हमें इतने घंटे रिक्वायर्ड होंगे। जी मानूर, आपने हैंड रेस किया है, आप पूछें अपना सवाल। जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर वो गलती से हो गया था, मैं कोई क्वेश्चन नहीं अभी। ओके, सो 2,75,000 आवर्स आर नीडेड। अगर इतने घंटे चाहिए तो फिर हमें इसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो लेबर कॉस्ट का बजट बनेगा बजटेड लेबर टाइम। तो जितने आवर्स आपने कैलकुलेट किए हैं 2,75,000 जो आवर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे लेबर रेट पर आवर से, जितना रेट पे करना है। और अगर फ़र्ज़ कर लें हमने लेबर को ₹5 देने हैं पर आवर, जितने आपने पेमेंट करनी है लेबर को उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अमाउंट निकल आएगी 2,75,000 आवर्स चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जो आपको पैसे चाहिए वो
13,75,000 अमाउंट है जो आपको लेबर को पे करनी पड़ेगी। तो आपको प्लान करना है कि अगर इतने पैसे आपके पास लेबर के लिए चाहिए हो तो हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, आप कितना करेंगे, कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद आपने देखा था कि आपके पास जो बजट था वो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का था। तो अगर हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना चाहते हैं ये, अगर आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना चाहते हैं, जी जहाज़ेब आप सवाल कर लें अपना। जहाज़ेब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर जहाज़ेब साहब। ये तो जैसे मसलन आप बता रहे हैं कि मसलन इतने चाहिए होगा बजट और इतना मटेरियल, मसलन ये तो ऑप्टिमिस्टिक है, मसलन इसमें ऊंच नीच भी हो सकती है। मसलन जिस तरह अगर बजट अगर हमें चाहिए मसलन रेट बढ़ गया तो फिर उसका भी हो सकता है इसमें मसलन ये जी ऑप्टिम रेट बढ़ जाएगा तो क्या मतलब, दोबारा सवाल क्लैरिफाई करें। मसलन सर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा और लेबर रेट यही है या मटेरियल ठीक रेट यही है ठीक इतना ठीक है मटेरियल तो शहबाज। अच्छा, अब आप अपने सवाल में खुद ही जवाब तलाश करें। ये चूंकि प्लान का नाम है, ये प्लान हम आज बैठ के कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में नहीं पता, ठीक है, जी कि फ्यूचर में क्या लेबर को इतने ही पैसे पर आवर देने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। मटेरियल की परचेज प्राइस क्या थ्रू आउट द ईयर पर यूनिट यही रहेगी पर केजी, तो जवाब नहीं में हो सकता है। अभी एज्यूम ये किया जा रहा है कि सेम रहेगा, बट व्हाट इफ अगर हमें पता होगा ये चेंज होगा, यानी जनवरी के महीने में इतना होगा, फरवरी में, मार्च में एंड सो ऑन, तो फिर हम उसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। जी सर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो टोटल क्वांटिटी फॉर द ईयर, अभी तो ये भी नहीं पता कि जो हमने बजट बनाया है ये फॉर द ईयर है या फॉर द क्वार्टर है या फॉर द मंथ है। जी लेट्स सर सपोज अगर ये फॉर द ईयर है तो जितनी टोटल चीज़ें आपने प्रोड्यूस करनी है, क्या सारी की सारी साल के पहले दिन प्रोड्यूस कर लेनी है, तो जवाब नहीं में होगा। फिर हमें इस प्लान को, जो कि एनुअल प्लान है, इसको क्वार्टरली प्लान में भी डिवाइड करना पड़ेगा और क्वार्टरली प्लान को भी मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और शायद अगर आप समझे तो जो मंथली प्लान होगा उसको वीकली प्लान्स के अंदर भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वीकली को भी शायद डेली प्लान्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस तरह से बाइफरकेट करेंगे हर प्लान को, तो यू विल बी एबल टू नो कि क्या आप डेली टारगेट्स मीट करेंगे तो वीकली टारगेट मीट होगा, वीकली टारगेट मीट होगा तो मंथली टारगेट मीट होगा, मंथली मीट होगा तो शायद एनुअल टारगेट मीट हो। तो इसीलिए इनको डिवाइड कर लिया जाता है। फाइन, अभी जो मैंने परचेज प्राइस आपके सामने रखी है या लेबर को जो रेट रखा है, ये अज्यूम किया गया कि थ्रू आउट द पीरियड सेम रहना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके इल्म में है कि ये सेम नहीं रहना, यानी फर्स्ट 6 मंथ के अंदर या समर टाइम में ये रेट होता है, विंटर टाइम में ये रेट होता है, तो फिर आप डिवाइड कर लें जितनी आपने टोटल प्रोडक्शन करनी है वो समर में कितनी करनी है, विंटर में कितनी करनी है, और उसमें क्या क्या रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका बजट होगा। तो आपके सवाल में ही जवाब है इनफैक्ट कि हम रेट अगर इलम में हो हमारे कि एक्सपेक्टेड रेट एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह से लेंगे। अभी जैसे हमने बात की है कि मटेरियल इतना चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा उसी की बुनियाद पे हमने फैसला किया कि इसको ख़रीदना है। ये तो एक मटेरियल है, एक से ज़्यादा मटेरियल भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल होंगे तो प्लान, तरीक़ाकार कैलकुलेशन का यही रहेगा। हम इसी बुनियाद पे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल मटेरियल है तो मल्टीपल अमाउंट्स प्राइसेस की भी हो सकती हैं, और फिर एक ही मटेरियल एक महीने में एक रेट पे, अगले महीने में अगले रेट पे मिलेगा। तो अगर हम मंथ वाइज प्लान बना रहे होंगे तो हर महीने के जो परचेज बजट बनेगा अमाउंट में, उसको हम रेलेवेंट रेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। आई होप समझ आई होगी बात। जी सर। जी जहाज़ेब, आपको समझ आई है तो रिस्पॉन्ड कर दें। जी सर। जी जी थैंक यू सर। जी वेलकम। जी नबीला, आप एक क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, आप अपना सवाल करें। सर मैंने सिर्फ ये पूछना था, जो बजटेड सेल्स हैं दे डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट कीपिंग द प्रॉफिट इन माइंड। जी, कीपिंग द प्रॉफिट इन माइंड, नॉट ओनली प्रॉफिट बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जिनको अकाउंट फॉर करके मैनेजमेंट प्लान बनाती है, फोरकास्ट करती है। से
मैंने ये बताया कि जो प्रॉफिट गोल होता है या प्रॉफिट टारगेट होता है उसके अंदर कुछ फीचर्स हमने तयन की, जैसे हमने स्पेसिफिक कहा, मेजरेबल कहा, अटेनेबल कहा, रियलिस्टिक कहा, टाइम बाउंड कहा। तो अगर वो गोल रियलिस्टिक नहीं होगा तो हमारे सारे गोल आगे वाले भी ख़राब होंगे। सो फाइन, अगर हम कोई गोल डिफाइन करते हैं कि 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, तो ये 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वी नीड टू सेल समथिंग। हमें कितनी चीज़ें बेचने चाहिए, इसका प्लान करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को। और यूजुअली अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, या आगे चल के हम डिस्कस करेंगे बजटिंग के प्रोसेस के अंदर, एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टिसिपेटिव बजटिंग। पार्टिसिपेटिव बजटिंग से मुराद ये है कि मैं असल में ये बजट बना के सिर्फ बजट बनाने नहीं है, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट करना, और इसी की बुनियाद पे हमने अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करनी है। यानी अगर हमने एक सेल्स का बजट बनाया है तो उसकी बुनियाद पे हम सेल टीम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। हमने उनको टारगेट दिया, भाई आपने 10,000 यूनिट बेचने हैं, तो अगर वो 10,000 1 लाख यूनिट्स बेचने का उनका टारगेट है और अगर वो नहीं बेच पाते तो आर कंसिडर टू बी इनएफिशिएंट। हम उनसे जवाब तलबी करेंगे कि वाई दे आर नॉट सेलिंग दैट मच क्वांटिटी जितनी हमें रिक्वायर्ड है टू जनरेट द टारगेट प्रॉफिट। सो चूँकि हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है उन्हीं लोगों पे, अगर हम उन्हीं लोगों से राय ले लें, पार्टिसिपेट करें बजट बनाने के लिए, उनको भी शामिल करें साथ, उनको पूछें, बताएं कि कितने यूनिट सेल करने का बजट होना चाहिए। सो इफ़ आई नो कि मेरी परफॉर्मेंस इसी बुनियाद पे असेस होनी है, तो मैं जानबूझ के बजट टारगेट थोड़ा सा लो रखूँगा, जिसको मैं आसानी से अचीव कर सकूँ और बाद में क्लेम कर सकूँ दिस इज़ ऑल ड्यू टू माई एफर्ट। तो इसीलिए बजटिंग के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेटिव बजटिंग कहीं जगहों पे एक मतलब वैल्यू एडेड एडवांटेज के तौर पे कंसिडर होती है और कहीं जगहों पे ये नेगेटिव कंसिडर होती है। तो आम तौर पे जब ये प्रॉफिट गोल वगैरह तयन किए जा रहे होते हैं या सेल्स फॉरकास्ट सेल्स बजट बनाया जा रहा होता है, तो इसमें आमतौर पर टॉप मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करती है। और टॉप मैनेजमेंट खुद से घर बैठे हुए ऑफिस में बैठे हुए डिसाइड नहीं करती, बल्कि उसके पीछे सर्टन फैक्टर्स कार फरमाएं। देखिए, मैं जानता हूँ बिंग कंपनी ओनर या टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल की कंपनी का मार्केट में शेयर कितना है। जो लोअर लेवल के लोग हैं, प्रोडक्शन करने वाले, मटेरियल यूज़ करने वाले, शायद उनके इलम में नहीं है, लेकिन मेरा मार्केट में शेयर कितना है और कंपैटिटर भी वो चीज़ें बना के बेच रहे हैं, तो हाउ मच इज़ मार्केट शेयर, माय मार्केट शेयर, अगर मुझे इलम होगा तो मैं अकॉर्डिंगली उस बुनियाद पर डिसाइड कर सकूँगा। फिर सेकेंडली, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है। विंग टॉप मैनेजमेंट, मुझे सेल्स फोर्स ने जो बता दिया कि इतने एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं बिक जाएंगे, उनकी बुनियाद पे अपना सेल टारगेट तयन नहीं करना, बल्कि वो फैक्टर्स भी देखने हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इलम में हो, ड्यू टू दिस कोविड, ये बहुत सारे जो प्रोडक्शन कंसर्न्स हैं, ये दुनिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उनको मतलब लॉकडाउन हुआ तो बंद होगी इंडस्ट्री। अब वो इंडस्ट्री बंद हो गई है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही थी, अगर वो चाइना से इंपोर्ट नहीं हो पा रही, तो जो लोकल मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं या लोकल मैन्युफैक्चर की चीज़ें हैं, उनकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ गई है या बढ़ जाएगी। इस सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि हमारा प्रॉफिट टारगेट की बुनियाद पे सेल्स का जो टारगेट है या गोल है वो क्या होना चाहिए। सो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके डिसाइड करेगी। हम चूँकि अकाउंटेंट के रोल के अंदर बात कर रहे हैं, तो अगर अकाउंटेंट के रोल में हमें बताया बनाने को कहा जाए कि प्रोडक्शन का फोरकास्ट बनाएं एंड सो ऑन, तो ये सारे फोरकास्ट जो हमने बनाने हैं, इनके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे लिए वो सेल्स फोरकास्ट होगा, सेल्स बजट होगा। और यूजुअली अगर हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह की बात करें, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह के अंदर यू विल सी कि आपको सेल्स का फोरकास्ट दिया गया है और आप इससे ऑनवर्ड आगे वाली चीज़ें खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करती है, इसके पीछे जितने फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ मैंने शेयर किए, और इसकी लाइट में मैनेजमेंट फिर अपना सेल्स फोरकास्ट बनाती है। आई होप it's clear now. Yes, sir. Thank you so much. Okay जी, so I was sharing it with you कि जब हम लेबर का बजट बना रहे थे तो फिर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है और फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनेगा। जब फैक्ट्री ओवरहेड रेट की बात करते हैं तो आप इफ़ यू रिमेंबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट जो होता है वो आप मुख्तलिफ बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स होते हैं, या तो वो बेस्ड अपॉन लेबर आवर्स होते हैं,
या वो मशीन आवर्स की बुनियाद पे रेट बनता है, ठीक है। ये बेसिस जो हैं, एफओएच रेट की मैं बेसिस की बात कर रहा हूँ। जो बेसिस होती हैं, या ये लेबर आवर्स वाली बेस होती है या मशीन आवर्स वाली बेस होती है। इन सर्टन केसेस नंबर ऑफ यूनिट्स भी होती है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट भी बेस होती है। मुख्तलिफ जो बेसिस होती हैं, इनकी बुनियाद पे एफओएच एस्टिमेट किया जाता है। मैं अभी फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे इदारे के अंदर एफओएच अप्लाई होने जा रहा है, उसके लिए जो बेस है वो लेबर आवर्स वाली है। अगर ये लेबर आवर्स वाली बेस है, अगर ये लेबर आवर वाली बेस है, तो इसका मतलब जो रेट होगा हमारा वो पर डायरेक्ट लेबर आवर होगा। अगर पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट है हमारे पास, तो जो हम वेरिएबल ओवरहेड का बजट बनाना चाहेंगे, तो बजटेड लेबर टाइम या बजटेड लेबर आवर्स, जितने लेबर आवर्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेबर जो वेरिएबल एफओएच रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पर आवर होगा। जी, जो वेरिएबल एफओएच रेट पर आवर होगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए हमने आवर्स पहले कैलकुलेट किए हैं, 2,75,000 आवर्स हैं हमारे। मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट से। सपोज हमने वेरिएबल एफओएच रेट कैलकुलेट किया हुआ है और वो ₹8 पर लेबर आवर है, तो हम मल्टीप्लाई करके ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा 2,75,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 पर आवर, तो 22 लाख का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, ये बेस कर सकते हैं मशीन आवर बेसिस पे भी। तो फिर जो बजटेड लेबर आवर्स लिखा है, इसकी बजाय हम यहाँ पे बजटेड मशीन आवर्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल एफओएच रेट जो कि पर मशीन आवर होगा, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में आपने सुना पड़ा कि वो कांस्टेंट रहता है विद इन अ रेलेवेंट रेंज। तो अगर हमें पता है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है, अगर वो रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड नहीं है, तो जितनी ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, उतना ही हमारे इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और उसको अकॉर्डिंगली हम आगे लेके चलेंगे। इसी तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट बनता है, और सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ वेरिएबल हो सकते हैं और कुछ फिक्स हो सकते हैं। जैसे हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी सेल्स पे है, तो जितनी चीज़ें हैं, जितने यूनिट्स हम सेल करने जाएंगे, हम उसी की बुनियाद पे एस्टिमेटेड जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल वाले भी और फिक्स वाले भी कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये बेसिक कैलकुलेशन यही है जिसकी बुनियाद पे हम ये सारे बजट बना रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर देता हूँ, बिफोर दैट अगर कोई जहन में क्यूरी है और आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको भेजे हैं आज सुबह, और इसके अलावा कुछ ऑलरेडी आप लोगों के पास बुक में जो चैप्टर है वो मौजूद होगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। सिंस इट्स अगेन वीकेंड, तो इस वीकेंड के अंदर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़रा आसानी से समझ आएगी। जी, अगर स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं जी, ये मैंने हैंड आउट शेयर किया हुआ है, अगर आपके पास मौजूद है तो मैं, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या डिफ़िकल्ट है या लॉन्ग है, तो मैं इसको आपके सामने सॉल्व करता हूँ। रेस्ट जो किताब से और जो हैंड आउट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें जितने बजट से भी डिस्कस हुए, इन बजट सारे के सारे को आप वहाँ से बना सकते हैं। So the Amsterdam company prepared the following figures on the basis of 19A
19 बजट कोई भी साल आगे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो 3 हैं, ट्राइबोलाइट, पॉलीकाल, पाउडर एक्स। एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स बताई हुई है 80, 40 और 1 लाख। ये एस्टिमेटेड सेल प्राइस भी बताई हुई है, रिक्वायर्ड मटेरियल पर यूनिट। तो अगर ट्राइबोलाइट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके सामने जाके देखें 1 kg मटेरियल ए लगेगा और 2 kg मटेरियल बी। पॉलीगाल बनाने के लिए 2 kg मटेरियल ए लगेगा बट बी नहीं लगेगा। पाउडर एक्स वाली प्रोडक्ट बनाने के लिए ए मटेरियल नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ बी मटेरियल लगेगा। और इसके बाद एस्टिमेटेड इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग एंड डिजायर्ड क्वांटिटीज एट द एंड ऑफ ईयर आर गिवन बिलो। ए मटेरियल की, बी मटेरियल की बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री बताई है, परचेज प्राइस पर केजी बता दी है, प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज बता दी हैं। ट्राइबोलाइट, पॉलीगाल, पाउडर एक्स 5000, 4000, 10,000 ओपनिंग और एंडिंग है 6, 2 और 8। ये चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हम अपनी तरतीब से चलें तो सबसे पहले अगर हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है तो हम प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर दैट व्हाट वी नीड, हमें जो चीज़ चाहिए हम उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं और आगे चलते हैं। अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे 3 कॉलम ऐड कर लें। उन 3 कॉलम्स की बुनियाद पे आप ये बजट बना सकेंगे। जी 3 प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। चलो मैं एब्रीवेशन लिखता हूँ। ट्राइबोलाइट, पॉलीकाल प्रोडक्ट का नाम है, और एक्स, पाउडर एक्स है तो मैं उसको एक्स लिख देता हूँ। अब इन तीनों के जितने जितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसी हिसाब से इसको लेके चलते हैं। डाटा में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है हम उसी की बुनियाद पे कैलकुलेट करेंगे। जी तो हम देख लेते हैं जी, हमारे पास इन तीनों प्रोडक्ट की सेल बताई हुई है। मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ। एक्सपेक्टेड सेल है 80,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स और 100,000 यूनिट्स, सॉरी। एंड देन बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज बताई हुई है। पहले एंडिंग इन्वेंट्रीज हमें रिक्वायर्ड है एज़ पर तरीका का जो हमारा है, हमें डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्रीज में ऐड करनी है। 6,000, 2,000 और 8,000 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 6,000, 2,000 एंड 8,000। जी 6, 2 और 8, और ओपनिंग इन्वेंट्री में 5,000, 4,000 और 10,000 यूनिट्स हैं। तो 5,000, 4,000 और 10,000 अगर यूनिट्स माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन गई, बजटेड प्रोडक्शन बन गई। तीनों प्रोडक्ट्स के हमें कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं ये हमें मिल गए। आई होप समझ आई होगी। मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों तो भी तरीकाकार वही है, सर हमने कॉलमनर फॉर्मेट में अपने लिए आसानी पैदा की और ये चीज़ कैलकुलेट कर ली। अगर हमें ये पता लग गया कि हमने मटेरियल प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन कितनी करनी है, इसकी बुनियाद पे हमें मटेरियल यूजेज बजट बनाना पड़ेगा। फाइन। और अगर हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं तो दोनों मटेरियल्स के लिए अलग-अलग बनाएंगे। एक ए मटेरियल है और एक बी मटेरियल है। दोनों मटेरियल के लिए तरीकाकार तो वही होगा। अब ए मटेरियल जो है उसके लिए आपका ए मटेरियल जो है उसके लिए आपको जितने जी सॉरी, सो अगर हमारे पास ए मटेरियल है तो मैं यहाँ पे पहले ए मटेरियल का परचेज बजट बनाऊंगा, मैं यूजेज बजट बनाऊंगा फॉर मटेरियल ए। तो फिर बात करेंगे मटेरियल बी की। सो अगर हमने मटेरियल ए बनाना है, मटेरियल ए यूज़ करना है तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। तीनों प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल चाहिए होगा। प्रोडक्ट के नाम पर लिख लेते हैं जी, टी प्रोडक्ट है, पी प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है। इन तीनों के लिए हमें मटेरियल चाहिए और तीनों की जितनी जितनी प्रोडक्शन है पहले वो हम लिख लेते हैं। तीनों की प्रोडक्शन हमारे सामने है।
हमने ये देखी है 81,000 जी, फिर 38,000, फिर 98,000। अगर हमने इतने इतने यूनिट्स बनाने हैं तो इतने यूनिट्स बनाने के लिए हमें मटेरियल भी चाहिए होगा और ए चाहिए होगा। सो हम पहले ए मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये ए वाला कॉलम देखना है यहाँ पे, और इसके सामने रॉ में देखते हैं ट्राइबोलाइट के लिए 1 kg चाहिए, पॉलीकाल के लिए 2 kg चाहिए, पाउडर एक्स के लिए नहीं चाहिए। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राइबोलाइट के लिए हमें 1 kg रिक्वायर्ड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 kg के साथ। और जो दूसरी वाली प्रोडक्ट है इसके लिए हमें 2 kg चाहिए, और तीसरे वाली प्रोडक्ट के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया। अगर ज़ीरो भी है तो चलें, कोई बात नहीं। अगर अब हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता लग सकता है हमें मटेरियल कितना चाहिए। 81,000 kgs मल्टीप्लाइड बाय 81,000 kgs हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है ए फॉर टी प्रोडक्ट। और फिर 38,000 यूनिट्स बनाने हैं, 2 kg लगता है, तो 76,000 kgs हमें चाहिए। यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, तो अगर हम टोटल कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें टोटल मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है। सारी चीज़ें बनाने के लिए जो मटेरियल ए हमें रिक्वायर्ड है वो 157,000 kgs है इन टोटल। ये हमें एज अ होल जो मटेरियल चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं जी। तो ये टोटल मटेरियल हमें चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल यूजेज ए मटेरियल का, वो बात समझ आई होगी जी। अगर ये ए के लिए हमने कैलकुलेशन की है तो इसी तरह की कैलकुलेशन अब हम बी के लिए भी परफॉर्म करेंगे, यानी बी मटेरियल भी हमें चाहिए। तो अगर हमें बी मटेरियल भी चाहिए तो हम वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जी, तो मटेरियल बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बी मटेरियल के लिए अगेन तरीकाकार वही है, बजट प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल पर यूनिट। प्रोडक्शन तो तीनों मटेरियल की यही है, हम ज़रा सवाल में देख लेते हैं कि बी मटेरियल हमें कितना चाहिए। सो टी प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 kg चाहिए, पी के लिए कुछ भी नहीं, और लास्ट वाली प्रोडक्ट के लिए 1 kg रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 kg, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे 1 kg रिक्वायर्ड है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमें कितना मटेरियल चाहिए। सो 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे 98,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg। तो जो हमें मटेरियल टोटल रिक्वायर्ड है वो 260,000 kgs है। सो वंस वी डिसाइडेड हमें मटेरियल कितना चाहिए तो हम उसकी बुनियाद पे परचेज़ बजट का फ़ैसला कर सकते हैं। अगर हमने परचेज़ बजट बनाना है तो कितने मटेरियल्स हैं हमारे पास, हम उसी हिसाब से चलेंगे। एक हमारे पास मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। सो हम पहले मटेरियल ए की यूजेज की बात करते हैं। मटेरियल ए का यूजेज हमने निकाला 157,000 और मटेरियल बी का यूजेज 260,000। 157,000 जी, 157,000 और 2,60,000 हमें चाहिए। ये यूजेज होना है, इसमें ऐड करेंगे हम डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में देख लें आपको इन दोनों मटेरियल्स के बारे में बताया हुआ है। क्लोजिंग यूनिट्स हैं 12,000 और 15,000, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 12,000 एंड 15,000। और ओपनिंग यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों के 10,000 और 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें जी 10,000 और 12,000, सो हमें इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अगर हम यही बजट बनाना चाहते हैं अमाउंट में तो ये सारी कैलकुलेशन पहले आपको ए के लिए करनी पड़ेगी जी। कितनी आपने क्वांटिटी बाय करनी है
आपने अभी कैलकुलेट किया 1,59,000 और जी यहाँ पे मेंशन था कि मटेरियल परचेज प्राइस पर किलोग्राम मटेरियल ए की 0.20 है, मटेरियल बी की 0.10 है। सो मटेरियल ए के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप ये चूँकि डॉलर में है, मैं डॉलर में चेंज कर देता हूँ, $0.20। ठीक है जी, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 159,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो अमाउंट चाहिए वो $38,100 हैं। ये ए के लिए है। देन बात करेंगे अब मटेरियल बी के लिए। आप मटेरियल बी के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए मटेरियल बी आपको कितना रिक्वायर्ड है, तो आपने परचेज़ करना है क्वांटिटी में, वो आपने निकाला है 263,000। सो 263,000 और मटेरियल बी की जो प्राइस है वो 0.10 बताई गई थी, 0.10 जी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 263,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, तो $26,300 आपको रिक्वायर्ड है फॉर मटेरियल बी। ये उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे बताया गया था जी डायरेक्ट लेबर आवर्स पर 1000 यूनिट, पर यूनिट नहीं बताया, पर 1000 यूनिट बताए गए हैं। अगर आप लेबर आवर्स का बजट बनाना चाहते हैं, लेबर टाइम का, उसका इन्हिसार किस चीज़ पे है, जितनी प्रोडक्शन होनी है उस बुनियाद पर चलेंगे। तो प्रोडक्शन कितनी होनी है हम उसकी बात कर लेते हैं जी। जी अब आपने 3 प्रोडक्ट्स बनानी है अगेन, तो तीनों प्रोडक्ट्स के लिए आपको लेबर का टाइम भी चाहिए। टी प्रोडक्ट बनानी है, जी पी प्रोडक्ट बनानी है, एक्स प्रोडक्ट बनानी है। तीनों की जो बजटेड प्रोडक्शन है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई, 81, 38 और 98। 81,000, 38,000, 98,000। अब आपको ये जो आवर्स बताए हैं मैं इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है आपने जितने आवर्स रिक्वायर्ड है फॉर 1 यूनिट। लेकिन आपको 1 यूनिट के आवर्स नहीं बताए हुए बल्कि 1000 यूनिट्स के आर बताए हैं, तो आप उसको खुद कन्वर्ट कर सकते हैं 1 यूनिट में। तरीकाकार क्या होगा, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 50 आवर्स हैं डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.025 आवर्स बनते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर 1 यूनिट। इसी तरह से जो आपके दूसरे आवर्स हैं वो है 125 आवर्स एक यूनिट, 1000 यूनिट के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल आएंगे 0.13 या 0.1, ये मेरे ख्याल में जी 0.125 बनता है। और इसी तरह से आपके पास 12.5 आवर्स लगते हैं फॉर 1000 यूनिट्स, डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल आएंगे एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगते हैं। तो वंस यू कैलकुलेटेड दैट, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स निकाल सकते हैं। सो 81,000 मल्टीप्लाइड बाय तो 4050 एंड सो ऑन, ये आवर्स लगते हैं। तो अगर इतने टोटल आवर्स चाहिए तो हम सम कर लें, हमें 10,025 घंटे चाहिए। अगर 10,025 घंटे चाहिए आपको इसके लिए, तो आपको उनको पैसे भी देने होंगे। तो कितना लेबर टाइम का बजट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट्स के साथ, तो जो रेट के साथ टी पी और एक्स हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बजटेड लेबर टाइम हमारे पास मौजूद है जी। ये लेबर टाइम निकाला आपने 4050, 4050, 4750 एंड 1225 जी। और आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे इसको लेबर रेट के साथ, जी। तो लेबर रेट जो आपको बताया गया वो ये लिखा हुआ है, द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज बजटेड एट $8 पर लेबर आवर। जो पर
8 पर लेबर आ रहा है तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट का बजट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 4050 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो हमें इसी तरीके से ये बजट मिल जाएंगे। अगर हम सम कर लें तो हमें पता लग सकता है कि कितना हमारा टोटल बजट बनता है अमाउंट में, कि हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे टू पे द लेबर फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। इतने पैसे आपको रिक्वायर्ड हैं, आप इसको सम कर सकते हैं। इसी तरह से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है, बजटेड लेबर आवर्स, तो वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। वेरिएबल एफओएच रेट इज़ $6 पर आवर और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज एस्टिमेटेड टू बी फिक्स्ड एट 40,000, तो वो 40,000 फिक्स है। उसके लिए हमें कोई अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से बता दिए। सिर्फ वेरिएबल एफओएच का बजट बनाना है आपने। अगर वेरिएबल एफओएच का बजट बनाना है तो हम जी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीक़ाकार हमारे सामने मौजूद है जी। ये तीनों प्रोडक्ट के लिए हमारे लगने हैं और जो रेट बताया है वो 6 बताया गया है। अगर आप कर लेंगे तो 60,150 आपका बजट है वेरिएबल एफओएच का। अगर टोटल एफओएच का बजट बनाना है तो वेरिएबल एफओएच का बजट और इसमें ऐड करेंगे आप फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का बजट, यू विल गेट टोटल। तो आपके पास 60,150 ये है, 40,000 बताया गया था। तो अगर आप सम कर लेंगे तो आपको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जितने बजट अभी डिस्कस हुए थे मैंने एक क्वेश्चन के जरिए आपके सामने शेयर किए हैं। ये क्वेश्चन जो था इट वाज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू जी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने उससे एक क्वेश्चन शेयर किया हुआ था। अगर कोई इशू है, कोई ज़हन में सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो यू मे आस्क। जी अगर समझ आई है तो भी कोई एक आध साहब रिस्पॉन्ड कर दें आप में से, अगर आपको समझ आई है। सो ये जितने अभी आपके सामने डिस्कस हुए हैं बजट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें नवान साहब थैंक यू जी। अब्दुल सबूर आपका भी शुक्रिया, आपने रिस्पॉन्ड किया। अब चलें, अब आपके कोर्ट में बॉल है। we need to in fact practice all these things which we have discussed so far. इसमें कैश बजट नामी चीज़ है which we will discuss in the coming days in the next week. अभी आपकी बुक में से जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं आप उनको सॉल्व करें। हैंड आउट आपको 2 शेयर किए गए हैं, इनको प्रैक्टिस करें। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं कोई और चीज़ ऐसा सच नहीं है आज के दिन के लिए, क्योंकि फ्लो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। वट एवर कॉन्सेप्ट्स हैव बीन शेयर विद यू, अगर आप उसको साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। जी मैं जो अभी सॉल्व किया है ये भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। जी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको शेयर कर रहा हूँ जी ग्रुप के अंदर, जो भी डिस्कस किए हमने।
जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, और इसके अलावा जो बजटिंग प्रोसेस मैंने आपको वर्ड फाइल पे शो किया था, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू इन द ग्रुप। तो अगर अभी कोई सवाल है आपके जहन में, यू वांट टू आस्क, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं। So if there is no other question, then we are going to wind it up for the day. तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़िंदगी रही अगर तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। आप इस चैप्टर को किताब से पहले फर्स्टली थ्योरेटिकली रीड आउट करें, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो उसको नोट डाउन करें, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली practice questions from the book for all those budgets which we have discussed today. There may be some other budgets जो questions में मौजूद हों but we have not yet discussed, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। इन द लाइट ऑफ दैट उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर आपको असाइन किया जाएगा, आप उसको फिर सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। जी, एक राजा सदाम साहब ने, डू वी नीड टू कीप इन माइंड सर्टन कॉन्टिजेंसीज व्हाइल प्रिपेयरिंग बजट्स लाइक कोविड एटसेट्रा। जेंटलमैन, ऑब्वियसली जो बजट हमने अभी बनाए हैं तो सारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं, सो द थिंग्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। जैसे मैं अभी वो सेल्स बजट वाली बात बता रहा था, सेल्स बजट वाली जो बात मैंने बताई कि जो सेल्स का बजट है वो सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों में बैठ के नहीं बनाया जाएगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा होंगे जो प्रैक्टिकली हमें देखने पड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंगली हम अपने बजट्स को अमेंड करेंगे। सो अगर हमने एक प्रोडक्शन प्लान बनाया था लास्ट ईयर के हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे और हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद वी वर अनएबल टू ओपन द फैक्ट्री, तो जो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे अगर वो लेट हो रहे हैं और हमें क्लाइंट्स मांग रहे हैं, हम चीज़ें भेज सकते हैं, तो हमें अपने रिमेनिंग पीरियड के बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर पर मंथ अगर हम पहले 10,000 यूनिट्स बनाते तो शायद अब हमें 15,000 बना के उन काम को पूरा करना पड़े, ये फैक्टर भी होगा। तो रेवेन्यू इफ़ेक्ट हो सकता है, कॉस्ट इफ़ेक्ट हो सकती है, प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो सकती है, लेबर का टाइम या लेबर आवर्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इमेजिन करें ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू दिस कोविड, जो लेबर रेट्स हैं वो काफ़ी गिर गए, कम पैसों पे भी लोग काम करने पे तैयार हैं बिकॉज दे वर अनएम्प्लॉयड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं ड्यू टू एनी रीज़न, जो कॉन्टेजेंसीज राइज होती हैं जब बजट्स बनाए जाते हैं। तो हमेशा इसलिए बजट जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ अ बजट फॉर द फोर्सीएबल फ्यूचर, यानी फॉर 1 ईयर, एक साल का ऑपरेटिंग बजट हम इसको कह रहे हैं, ऑपरेशनल पीरियड के लिए बनाया जा रहा है। और आम तौर पे शॉर्ट टर्म पीरियड भी इसीलिए कहा जाता है इसको बिकॉज इसमें हम जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो अनऑब्जर्वेबल थी, जो आज नहीं पता थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें अराइज हो गई। जैसे कल आपने देखा टर्की में एक ज़लज़ला आ गया, so that was not planned, that was not expected, वो कुछ भी नहीं पता था, बस अगर आया तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हर्ट हुई हैं। तो अगर आज बैठ के हम अपने प्लान को बनाने की कोशिश करेंगे उस टर्की में उन उन कंपनीज़ के लिए तो जो आज फैक्टर्स राइज हो चुके हैं उनको अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था प्लान, तो इन सर्कमस्टांसेस के बाद उन बजट्स को बना नहीं रहने देते, उसको हम अमेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, और रिवाइज बजट्स की बुनियाद पे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सिर्फ बजट बनाना नहीं है, इसकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस असेस करना है। तो अगर हम बजट वैसे ही रहने देंगे तो परफॉर्मेंस पर असेस जो भी करेंगे वो सही परफॉर्मेंस असेसमेंट नहीं होगी। तो फॉर दैट सेक हमें बजट्स को अमेंड करना पड़ेगा। सदाम साहब, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जी जहाज़ेब, आपका सवाल है, वेल आवर एग्ज़ाम विल बी पेपर बेस्ड और सीवी, अभी जो आपका एग्ज़ाम होने जाएगा फरवरी के अंदर वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, पेपर बेस्ड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि प्री अनाउंसड है तो अभी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। इन फ्यूचर जब भी चीज़ें रिटर्न होती हैं तो आई होप कि वो दोबारा पेपर बेस्ड पे वापस आ जाएंगे। जी दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी।